Nirahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Zunaira Zubair. I am here to present a lecture of Financial Accounting BCom Part 1. बेटे आज के लेक्चर में हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग उसमें कुछ बाजुकात एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस नेचर का होता है, उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, वो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन चंद एक क्वेश्चंस को जो पास्ट पेपर से हमने लिए हैं यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। इनको करने के बाद बेटे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वो किस नेचर का होता है और उसको किस तरीके से फिर आप अटैम्प्ट करेंगे। ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम न्यूमेरिकली परफॉर्म कर चुके हैं और जब भी हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सारा पहले ओवरव्यू लेते हैं, जो चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बेसिकली वही आपको जब टॉपिक पूछा जाता है, उन्हीं न्यूमेरिकल पोर्शंस में से कोई टॉपिक पूछा जाता है एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो आपने वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने होते हैं। जैसे फर्स्ट वन क्वेश्चन है, डिफाइन अकाउंटिंग, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे आपको याद होगा वेरी फर्स्ट लेक्चर था जो हमारा, उसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग का ओवरव्यू ही लिया था कि बेसिकली हम इस बुक में क्या करते हैं कि कोई भी अगर बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्यों ज़रूरी है अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसको किस तरीके से एक प्रॉपर वे में आप लिखेंगे, प्रॉपर वे में तैयार करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन जो मेंशन है, द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिज़नेस की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जब उनको आप जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, फिर उसको समराइज फॉर्म में आप ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी शो कर रहे होते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस हम लेके चल रहे होते हैं, ये बेसिकली अकाउंटिंग है। बेटे ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस गिवन है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही डेफिनेशन लिखनी है, आपको इसके अलावा भी एक डेफिनेशन लिखवाई गई थी या उसके अलावा भी जो आपको ईजी लगे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हो, आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वन है, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग से पता चलती है। रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ फर्म, द मीन्स, रिसोर्सेज बेसिकली आपके एसेट्स होते हैं ना, द मीन्स एम्प्लॉयड टू फाइनेंस दोज रिसोर्सेज, द रिजल्ट्स अचीव्ड थ्रू देयर यूज़। मतलब ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको अकाउंटिंग से पता चलती है। अब इसकी ज़रूरत क्या है और अहमियत क्या है, जैसे लिखा हुआ है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, तो बेटे ये सिंपल सी चीज़ हम शुरू से सुनते हुए आए हैं, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। अकाउंटिंग किसी भी बिज़नेस की ज़ुबान होती है, यानी बिज़नेस कहाँ पे कहाँ पे खड़ा है, वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, ये सब कुछ हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद हमें पता चलता है। उसके जो अकाउंट्स होते हैं वहाँ, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में है या वो लॉस में है। इसमें हम डिफरेंट तरह की चीज़ों को देखते हैं कि जैसे उस बिज़नेस के एसेट्स क्या हैं, उस बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उस बिज़नेस का कैपिटल क्या है, यानी उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है। और जितनी टर्म्स बेटे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी कि जैसे किसी भी बिज़नेस के कुछ किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए वहाँ पे परचेजेस भी की जाती हैं, वहाँ फर्दर फिर उनको जो चीज़ें हम परचेज़ करके लाए हुए होते हैं उनको रीसेल भी किया जाता है, यानी सेल्स ही हमारा रेवेन्यू होता है ना। कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, वहाँ से भी रेवेन्यू अर्न किया जा रहा होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम अकाउंटिंग में डिस्कस करते हैं और इसका बेसिक पर्पज़ जो होता है वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इवेल्यूएट करना होता है, बिज़नेस कहाँ पे खड़ा है उस चीज़ को बयान करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस की लैंग्वेज है, यानी बिज़नेस को जिस ज़ुबान में बताया जाता है उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि किसी भी बिज़नेस को नेक्स्ट ईयर्स के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। जब आपको पिछले सालों का ही डाटा नहीं पता होगा, यही नहीं पता होगा कि पिछले सालों में हम प्रॉफिट पे थे या लॉस पे थे, तो आप नेक्स्ट ईयर्स के लिए एक्यूरेट प्लानिंग नहीं कर सकते। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी, प्रॉपर प्लानिंग के लिए भी आपको अकाउंट्स को चेक करना पड़ता है, और अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये सारा एक प्रोसेस जो हम कंप्लीट करते हैं, ये बेसिकली अकाउंटिंग ही है। और किसी भी बिज़नेस की सक्सेस के लिए, बिज़नेस की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए और उसकी बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए प्रॉपर अकाउंट्स का मेंटेन होना ज़रूरी होता है। बट ये थ्योरेटिकल फॉर्म में ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, इसको आपने अच्छे से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास,
वो भी कुछ नया नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, बल्कि इसकी डेफिनेशंस भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग्स, कैश डिस्काउंट क्या होती है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट चैप्टर जो है उसको डिस्कस किया है, और उसमें तो था भी थ्योरेटिकल पोर्शन ही। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूछा गया वो कैश डिस्काउंट है। बेटे कैश डिस्काउंट बेसिकली एक ऐसी डिस्काउंट होती है, जैसे ये सेकंड डेफिनेशन लिखी हुई है, कैश डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस पेड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। एक ऐसी प्राइस होती है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप उस टाइम पे करते हैं, अगर इफ़ यू पे विद कैश इमीजिएटली और विद इन अ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप जो चीज़ें आपने परचेज़ की हैं उसका कैश आप उसी टाइम पे, जिस टाइम आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं उसी टाइम पे कर दें, या विद इन आ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी जो एग्जैक्ट टाइम कहा गया है उस टाइम के अंदर। बेटे दो तरह की कैटेगरीज होती हैं ना, आपने कहीं से चीज़ें खरीदी, आपने फौरी तौर पे अमाउंट पे कर दी, और चूंकि जिससे आप परचेज़ कर रहे होते हैं वो इसी चीज़ से खुश हो के कि आप उससे नकद ख़रीद रहे हैं चीज़ें, वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देता है। या अगर आप उधार पे परचेज़ करके लेके आए हैं चीज़ें, तो आपको जो सपोज़ आपको कहा गया कि एक मंथ, आप ये कह के आए कि एक मंथ बाद मैं इसकी अमाउंट पे कर दूंगा। अब एक मंथ बाद ही एग्जैक्ट आप पे कर दें जो गिवन डेट थी, या एक माह से पहले पे कर दें, तो इस सूरत में भी मतलब जो आपको डिस्काउंट मिलती है, जो कंसेशन मिलती है प्राइस में, वो कैश डिस्काउंट कहलाती है। नेक्स्ट वन ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली जब होलसेल या बल्क में आप चीज़ें, यानी जब आप बल्क में चीज़ें ख़रीद के लाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें ख़रीद के लाते हैं, तो जो कुछ आपको चीज़ों की परचेज़ पर डिस्काउंट मिल रही होती है वो ट्रेड डिस्काउंट होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, व्हेन गुड्स विद लिस्ट प्राइस टोटलिंग ₹1000 आर सोल्ड टू अ होलसेल कस्टमर इंटाइटल्ड टू अ 30% ट्रेड डिस्काउंट, बोथ द सेलर एंड बायर विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट अ नेट अमाउंट ऑफ ₹700। यानी वो जो चीज़ें आपने ख़रीदी उनकी जो अमाउंट बन रही थी वो 1000 थी, लेकिन जो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो जो उसमें 30% आपको कंसेशन मिली, तो अब आपको जो चीज़ें आपने ख़रीदी वो परचेजेस आपके लिए 1000 की नहीं बल्कि 700 की हैं, तो ये जो 30% का दरमियान में मार्जिन आया ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगी। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहाँ से आप अपने बिज़नेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो चेक करते हैं। इसमें जो कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, रेवेन्यू यानी जो सेल्स हैं, और चीज़ों को सेल करने पे जो कुछ कास्ट आ रही होती है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रॉस मार्जिन यानी जो भी आपके पास सेल्स हैं उसमें से कास्ट ऑफ गुड सेल या कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करेंगे तो वो आपका ग्रॉस मार्जिन होता है। उसमें से आप सारे के सारे सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग या ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब माइनस कर दें तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आती है। इसमें से फ़र्दर आपने इनकम टैक्सेस को और जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वगैरह हैं उन सबको माइनस करना होता है, तो बिज़नेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होता है। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल को शो करते हैं, जिसकी एक साइड पे एसेट्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं, दूसरी साइड पे जहाँ पे लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी या कैपिटल हो। अब इसमें डिफरेंट तरह के एसेट्स हैं, जैसे करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, और अगर लाइबिलिटीज़ हैं तो उसमें भी फर्दर कैटेगरीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। और इस बैलेंस शीट और इसी तरह से इक्विटी है, यानी जितनी भी अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो ऑनर्स की तरफ से अमाउंट इन्वेस्ट की गई हुई है, कैपिटल है, वो वहाँ पर लिखा जाता है। अब इसका जो पर्पज़ होता है वो बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन को शो करना होता है किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बेटा, ये रिसेंटली हमने डिस्कस किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस वो एक्सपेंडिचर किसी ऐसी चीज़ पे अमाउंट इन्वेस्ट करना जहाँ से आपको एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए बेनिफिट मिल रहा हो। जैसे आप कोई एसेट परचेज़ कर लेते हैं, एसेट परचेज़ करने पे जो वैल्यू आप लगाएंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसी ऐसी चीज़ पे अमाउंट खर्च करना जहाँ से आप सिर्फ जो मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हैं वो विद इन अ ईयर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये रिकरिंग नेचर भी हो सकते हैं, मतलब डे टू डे होने वाले ऑपरेशंस पे जो खर्च करते हैं आप, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे चीज़ें परचेज़ करके लाना, बिज़नेस में चीज़ें तो डेली बेसिस पे भी परचेज़ की जा सकती हैं, मंथली बेसिस पे भी परचेज़ की जा सकती हैं, एक साल से ज़्यादा का उनका फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड टाइप्स।
बेटे बिल ऑफ एक्सचेंज का भी चैप्टर हम डिटेल में इसको न्यूमेरिकली कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे देखते हैं, अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे देखते हैं, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं, इसकी कौन सी 4 सिचुएशंस होती हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है तो उसको किस तरीके से मेंशन करना है, डिस्कस करना है, किस तरीके से लिखना है, वो भी आपके सामने है। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज के न्यूमेरिकल जब हमने स्टार्ट किए थे वेरी फर्स्ट लेक्चर में, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन ही डिस्कस की थी। सेम वही डेफिनेशन है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड आर एट अ फिक्स्ड आर determinable future time a certain sum of money only to are to the order of a certain person are to the bearer of instrument। बेटे आप देख रहे हैं कि ये सेम वही डेफिनेशन है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और अगर इसके हम फीचर्स चेक करने लगे तो इसकी डेफिनेशन ही में इसके सारे फीचर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वन लिखा हुआ है कि ये रिटन फॉर्म में होता है, ये इसका फर्स्ट फीचर है कि तहरीरी होता है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि इसके साथ कोई शर्त नहीं होती। मेकर यानी बनाने वाला इसको साइन करता है, जो चीज़ उधार दे रहा होता है या जिससे हम उधार चीज़ें ख़रीद के ला रहे होते हैं वो पर्सन यानी जो क्रेडिटर है वो ड्रार जो है वो इसको ड्रा कर रहा होता है और किसी स्पेसिफाइड पर्सन को कह रहा होता है कि वो डिमांड पे या फिर एक फ्यूचर डेट पे इसको पे करें। यही सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे हम फीचर्स देखेंगे, 9 फीचर्स हैं और वो इसी ही डेफिनेशन से निकलते हैं। अब इसमें जो पार्टीज़ थी, ड्रार जो इसको लिखने वाला है यानी जिससे आप उधार चीज़ें ख़रीद के ला रहे हैं या जो उधार दे रहा है, जो इसको लिखता है ड्रा करता है वो ड्रार है। और जिस पर्सन पे ड्रा किया जा रहा है उसको ड्राई कहते हैं। अब जिस पर्सन पे ड्रा किया जा रहा है वो इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है मैं इतनी अमाउंट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद पे करूँगा। इट मीन्स कि वो एक्सेप्टर है। पेई वो पर्सन होता है जो बिल की पेमेंट रिसीव करता है। अब पेई जो है वो ड्रार भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इंडोर्सी बेसिकली वो पर्सन होता है जो बिल को इंडोर्स करता है किसी दूसरे पर्सन को। होल्डर वो पर्सन होता है जिसके पास मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे बिल पड़ा हुआ हो यानी जिसने इसको होल्ड किया हुआ हो, जो इसकी अमाउंट रिसीव करने के लिए हकदार हो, वो इसका होल्डर है। नेक्स्ट फीचर्स हैं। फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी डेफिनेशंस के पॉइंट ही इसके फीचर्स हैं। जैसे फर्स्ट वन लिखा हुआ है इट शुड बी इन राइटिंग, इट इज़ एन ऑर्डर टू पे मेक पेमेंट। तो ये सारे इसके फीचर्स इसकी डेफिनेशन ही से निकलते हैं। अब क्लासिफिकेशन बताई हुई है, कुछ टाइप्स बताई हुई हैं इसकी। क्लासिफिकेशन बेसिकली दो तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस का मतलब है कि इनलैंड भी हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। और इसमें अमूमन जो फॉरेन बिल है वो ट्रेड बिल होता है यानी वो हम ट्रेड पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो अकोमोडेशन बिल और ट्रेड बिल जो है इनलैंड बिल में ये दोनों शामिल होते हैं। दो ही कैटेगरीज है ना। मेन इसकी ट्रेड बिल होता है जिसमें एक्चुअल परचेज एंड सेल शामिल हों, या फिर अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें पर्पस जो है वो पार्टीज़ एक दूसरे को अकोमोडेट कर रही होती हैं। इनलैंड में तो ये दोनों कैटेगरीज शामिल होती हैं, लेकिन जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें ट्रेड बिल ही शामिल होता है। वहाँ पे अकोमोडेट करना पर्पज़ नहीं होता, जस्ट चीज़ों को सेल एंड परचेज़ करना ही वहाँ पे एक्चुअल यही होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़ की बेस पे डॉक्यूमेंट्री बिल हो सकता है। पर्पज़ की बेस पे तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि ट्रेड बिल है, जैसे तजारत ही इसका मकसद है, सेल एंड परचेज़ है, इसमें अकोमोडेशन भी है। ये जब आप पर्पज़ के लिहाज से कहेंगे तो जो मकसद होगा उसको जब हम हाईलाइट करेंगे, जैसे ट्रेड इसका मकसद है, अकोमोडेट करना इसका मकसद है, या डॉक्यूमेंट्री बिल हो सकता है जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ शामिल है। या फिर ये भी हो सकता है कि हम अगर इसको फर्दर कैटेगराइज करें पार्टीज़ वगैरह के अकॉर्डिंग या पेई के अकॉर्डिंग, व्हेन अ बिल इज़ पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन हुज नेम इज़ अपेयरिंग ऑन द बिल इट इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर बिल। अगर पार्टीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्डर बिल वो होता है जिसके ऊपर स्पेसिफिक पर्सन का नेम हो। बेरर बिल वो होता है जिसमें हम उस पर्सन को अमाउंट पे कर देते हैं, यानी ड्राई उस पर्सन को अमाउंट पे कर देता है जिसके हाथ में वो बिल रिसीवेबल हो। अब वो बैंक भी हो सकता है,
है, इंडोर्सी भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। टाइम बिल जिसको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे ही पे करना होता है। डिमांड बिल जब डिमांड की जाए तब उसकी पेमेंट करनी है, कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं होता। इसी तरह से बेटा ये सारी कैटेगरीज़ हैं और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर न्यूमेरिकली परफॉर्म करके देखा और उसमें इन दोनों मेथड्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि इन मेथड्स का डिफरेंस क्या है। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड का फर्स्ट वन डिफरेंस हमने डिस्कस किया था कि इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो चलें सेम होता ही है, लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हर साल में सेम होती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होता है, लेकिन हर साल में डेप्रिसिएशन सेम नहीं होती। अब इसमें जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन इनिशियल कास्ट पे, बेसिक जो प्राइस थी एसेट की, उसी पे हर साल कैलकुलेट की जाती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल जो बुक वैल्यू आती है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। तो बेटा ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डिफरेंस है, इसको आपने अच्छे से देखना है, तैयार करना है, बल्कि मज़ीद पॉइंट्स भी आप इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। 4 क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आपके लिए रेडी करना आसान होगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कामयाबियों से नवाजे। आमीन।